हेलो स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको ऑडियो भेजा था नेताजी का चश्मा पाठ का, आपने उस ऑडियो को 2-3 बार सुना होगा और उस कहानी को समझने की पूरी कोशिश की होगी। तो मैंने उसमें कहा था कि अब हम जो है उस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो आज मैं उसी के लिए उपस्थित हूँ। तो इस पाठ में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं 5 प्रश्नों पर हम विचार विमर्श करेंगे। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो आप क्या समझते हैं, क्यों कहते होंगे लोग? क्या वास्तव में उनका नाम कैप्टन था या इसकी कोई और वजह थी? तो अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा तो हमने ये पाया उसमें कि जो चश्मे वाला था वो कोई देशभक्त सेनानी नहीं था और ना ही देश की किसी भी फौज में वो उसकी कोई भर्ती हुई थी, ठीक है। वो एक गरीब था, अपाहिज था और बड़ा ही छोटे से चश्मे का व्यापारी था, और परंतु उसके मन में देशभक्ति अपार रूप से भरी हुई थी। तो और चूंकि वो एक देशभक्त था और सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति उसके मन में सम्मान की भावना थी, और जब वो देखता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं है जो कि उनका प्रतीक है, तो उसको उनके प्रति अपमान की भावना लगती है कि ये कैसा अपमान है उनके लिए। तो वो चूंकि एक चश्मे का छोटा सा व्यापारी था, इसलिए उसकी संदूकची में जो भी चश्मे रहते थे वो डेली मूर्ति के पास आता और अपनी कोई भी चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा देता था। तो ये जो है उस चश्मे वाले का नेताजी के प्रति सम्मान की भावना थी। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इन सारी चीजों को लेकर कि उसका नाम कैप्टन नहीं था, लोग उसकी देशभक्ति की भावना को देखते हुए उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रुकने को कहा। तो क्यों मना किया गया होगा पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए? पहले तो वो हमेशा आकर वहां रुकते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने इस चौराहे पर अपने ड्राइवर से कह दिया कि भाई अब चौराहा आएगा, इस पे आज तुम गाड़ी नहीं रोकोगे। देखिए, इसके पीछे कारण ये था कि अब उस चश्मे वाले की जो थी वो मृत्यु हो चुकी थी, और जिसको सुनकर हालदार साहब को बहुत दुख हुआ था। तो इसलिए वो अपने ड्राइवर से कह देते हैं कि भाई अब हम जाएंगे, लेकिन तुम चौराहे पर गाड़ी को नहीं रोकोगे। अब इससे संबंधित जो है 3 प्रश्न हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत 3 उसके उपभाग हैं प्रश्न के। पहला है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो क्यों मायूस हो गए थे पहले? मैंने अभी कहा कि कैप्टन की मृत्यु की खबर को सुनने के बाद जो था हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। वो इतने मायूस हो गए, वो इस सोच में पड़ गए कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा? तो इसी को सोचकर कि अब तक तो वो कैप्टन चश्मे वाला था कि जो डेली नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा लगाए रखता था, लेकिन अब कौन होगा जो उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाएगा? ठीक है। तो इसी को सोचकर जो था हालदार साहब मायूस हो गए थे। दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो सरकंडे का चश्मा, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि आज भी हमारे देश की जो भावी पीढ़ी है उसके हाथों में हमारा देश, हमारे देशभक्त जो है उनका सम्मान जो है वो सुरक्षित है। आज भी हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उनके अंदर देश प्रेम की जो भावना है वो भरी हुई है। तो इस
मतलब इस चीज को देखते हुए, इस सरकंडे मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखते हुए जो हालदार साहब की जो निराशा होती है वो आशा में बदल जाती है और उनकी ये उम्मीद भी जग जाती है कि नहीं, अब उनका देश जो है वो सुरक्षित है और उनका देश की भावी पीढ़ी के अंदर भी देश प्रेम की भावना जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। तीसरा इसका जो क्वेश्चन है ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। तो बात देखिए, रियली अगर देखा जाए, वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो बात तो बहुत छोटी सी थी कि उस मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा था, लेकिन वो सरकंडे का बात तो बहुत छोटी है, लेकिन जब उनको ये पता चला था कि कैप्टन मर गए हैं और उस पूरे इलाके में एक वही था जो हमेशा उनकी मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम करता था, हर दिन नया ही चश्मा होता था, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी किस टाइप का, कभी किसी टाइप का। तो उनके मरने के बाद अब क्या होगा, तो वो एकदम निराशा में पूरी तरह से भर चुके थे, लेकिन सरकंडे के चश्मे को देखते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उनकी निराशा जो थी वो आशा में बदल गई कि नहीं, अब भी हमारी देश की भावी पीढ़ी है जिनके अंदर देश के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। इसीलिए इन बच्चों ने जो है नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा चढ़ाया है। आगे है तीसरा, आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए, तो आशय पंक्तियां हैं कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ठीक है, इस पंक्ति को मैं दोबारा बोल देती हूँ। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने बिकने के मौके ढूंढती है। तो आज बच्चों, अगर आप अपने अगल बगल अपने समाज की तरफ देखें तो आपको दिखाई देगा कि हमारे मतलब इस समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है स्वार्थ, अपने स्वार्थ को देखते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हितों की परवाह किए बिना दूसरे के लिए सोचते हैं। और यहाँ बात हो रही है हमारे उन सेनानियों की जो अपनी सुख सुविधाओं, अपने हितों को ध्यान में ना रखकर अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारी, अपने सारे संबंधों को, अपने सारी सुख सुविधाओं को ताक पर रखकर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी हितों की रक्षा के लिए दिन रात किसी भी तरह का मौसम हो, किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, वो उनका उन सीमाओं पर डटकर सामना करते हैं। और परंतु उन्हीं सेनानियों का अगर हम यहाँ पर अपमान करें, उनको बुरा भला कहें, तो फिर ऐसे देश में जो उन्नति है वो कभी नहीं हो सकती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो है किसी भी हद तक, किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए अपने स्वार्थ के आगे किसी का कोई हित, कोई किसी का हित, किसी की सुख सुविधाएं कोई मायने नहीं रखता है। वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने देश को भी नीलाम करके, अपने देश को भी गुलाम करने में उनको थोड़ी सी भी झिझक महसूस नहीं होती है। चौथा प्रश्न है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले का रेखा चित्र आपको, यानी पान वाले के बारे में आपको बताना है, उसके रंग रूप के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में। तो पान वाला जो था वो कैसा था, वो मोटा था, उसकी एक मोटी सी तोंद थी और वो दिन रात जो था पान चबाता रहता था। ठीक है, जब वो हंसता तो उसके
लाल लाल दांत और दिखाई देते थे और उसकी तोंद हिलती थी। स्वभाव से देखा जाए मजाकिया था, लेकिन दूसरे पर व्यंग्य करना वो उसकी आदत में शामिल था। इसीलिए वो कैप्टन को लंगड़ा कहकर पुकारता था और उसका मजाक उड़ाता था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो इस तरह के वो मतलब उसको कोई भी मौका मिल जाए किसी के लिए कुछ कहने का तो वो उसे चूकता नहीं था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उसके अंदर आत्मीयता की भी भावना थी। इसलिए जब हालदार साहब उसे पूछते हैं कि आज कैप्टन दिखाई नहीं दे रहा, तो वो बहुत ही मायूस होकर बड़ी आत्मीयता से हालदार साहब को कहता है कि अब कैप्टन नहीं रहा, वह मर चुका है। तो इस तरह ये पानवाले का रेखा चित्र है, उसका स्वभाव और उसके रंग रूप के बारे में। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो इस पंक्ति को किसने कहा? इस पंक्ति को कहा पानवाले ने। किसको कहा? ये किसके लिए थी पंक्ति? ये पंक्ति थी कैप्टन के लिए। क्लियर? तो कैप्टन के प्रति पानवाले का ये जो दृष्टिकोण था, क्या दृष्टिकोण था कि वो तो लंगड़ा है, वो पागल है, वो क्या जाएगा फौज में। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो स्पष्ट करिए। तो देखिए इस सोसाइटी में, इस समाज में जितने भी लोग हैं उनकी अपनी अपनी जो होती है वो सोच, अपनी समझ होती है। किसी एक परिस्थिति पे जो है अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सोच होती है। हो सकता है कि इसके विषय में मेरी सोच अलग हो, आपकी सोच अलग हो। और यहाँ जो है लेखक या यहाँ जो प्रश्न हमें दिया गया वो ये कि आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए। तो देखिए मेरी तो प्रतिक्रिया है वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपको इसका आंसर लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, अपनी सोच से लिखना है, मेरी सोच से नहीं। मेरी सोच क्या है वो आपके सामने आ ही जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है आपकी प्रतिक्रिया पूछी गई है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल। अवतरण चिन्ह बंद होंगे। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी, पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो बच्चों ये है आपका प्रश्न 5। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब आपको इस पे अपनी प्रतिक्रिया देनी है। बाकी जो है अब इसके बचते हैं नोट्स, तो वो मैं आपको अब दूंगी इसके बारे में, क्योंकि आज हमने प्रश्न उत्तर पर विचार विमर्श कर लिया है। आप भी इस पर जो है इसको ध्यान से सुनिएगा, अपने आंसर को खोजने की कोशिश कीजिएगा।
आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बुक्स भी मिल जाएंगी वहां पे। उसको अच्छे से कहानी को पढ़िएगा, अपने आंसर को ढूंढिएगा, उस पे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया उसको मिलाने की कोशिश कीजिएगा। और लिखित जो नोट्स हैं वो अब मैं इसके बाद आपको दूंगी, उस नोट्स को आपको अपनी एक कॉपी बना लेना है, ठीक है। और उस कॉपी को जो है आप मेंटेन रखेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि अभी तो हम घर पे हैं, छुट्टी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इस भावनाओं को अपने मन से निकाल दीजिए। इस परिस्थिति में जिससे सिर्फ हम नहीं, पूरा विश्व जो है वो उसको जो है उसका सामना कर रहा है, तो ऐसे में हमको अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आपको जहां भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। लेकिन जहां आप बाकी सारे काम कर रहे हैं वहां आपको अपने 24 घंटे में से एटलीस्ट 3 से 4 घंटे जो है पढ़ाई करनी है और इन परिस्थितियों का डटकर सामना करना है। अभी हमने कैप्टन की देशभक्ति की बात की है, तो देशभक्ति सीमाओं पर बंदूक लेकर खड़े होने से नहीं जाहिर होती है। अगर हम अपने घर में रहकर, अपने समाज में रहकर भी अपनी देशभक्ति को जो है प्रकट कर सकते हैं, वो इस तरह की सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो हमको इस समय दिशा निर्देश दिए हैं, जो हमें नियम बताए हैं, जो भी नियम पालन करने के लिए बोला है उसका हम सख्ती से पालन करें। अगर हम वाकई ही उनका सख्ती से पालन करें, किसी भी नियम की उल्लंघना ना करें, तो भी हम अपने देश के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप अपने घर में ही होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ। तो धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे आपसे।